देखिए, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी सेवाओं पे आरसीएम लगता है। पहला बताया था कि अगर बिजनेस फैसिलिटेटर बैंकिंग कंपनी को सेवाएं दे रहा तो आरसीएम लगता है। एजेंट ऑफ बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट अगर बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट को सेवाएं देते तो आरसीएम लगता है। डीएसए जो इंडिविजुअल है, अगर वो बैंकिंग कंपनी वगैरह को सेवाएं दे रहा तो आरसीएम लगता है। एक रिकवरी एजेंट अगर बैंकिंग कंपनी वगैरह को सेवाएं देता तो आरसीएम लगता है। और एक ओवरसीइंग कमेटी अगर आरबीआई को सेवा दे तो आरसीएम लगता है। पांच तो ये पढ़े थे। छठा मैंने बताया था कि एक इंश्योरेंस एजेंट अगर एक इंश्योरेंस कंपनी को क्या देता है, सेवाएं देता है, तो उसकी सेवाओं पे आरसीएम लगता है। और एक डायरेक्टर अगर अपनी बॉडी कॉर्पोरेट को या कंपनी को कोई सेवाएं देता है तो उस पर आरसीएम लगता है। बट इससे पहले आपको शेड्यूल थर्ड के हिसाब से पता होना चाहिए कि सप्लाई मानेंगे भी या नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे तो जीएसटी नहीं, और मानेंगे तो फिर आरसीएम बेसिस पे लगेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर कोई ऑथर या म्यूजिक कंपोजर या फोटोग्राफर जिसने ऑथर ने अपनी बुक का, म्यूजिक कंपोजर ने अपने सॉन्ग का, फोटोग्राफर ने अपनी फोटो का, आर्टिस्ट ने अपनी आर्ट का कॉपीराइट एक्ट में कॉपीराइट करवा रखा है और ये कॉपीराइट की सेवाएं देता है, मतलब ऑथर पब्लिशर को, म्यूजिक कंपोजर म्यूजिक कंपनी को, फोटोग्राफर या आर्टिस्ट प्रोड्यूसर को, इनको अपनी जो असेट्स है उनको यूज करने का कॉपीराइट देता है, तो उसकी सेवाओं पर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। मतलब ये लोग जीएसटी पे करने के लिए क्या होंगे, लायबल होंगे। मैं फिर बोल देता हूँ, बार बार बोल देता हूँ कि जब भी मैं आरसीएम एफसीएम की बात करूंगा तो रिसिपेंट का टैक्सेबल टेरिटरी में होना जरूरी है। अगर रिसिपेंट टैक्सेबल टेरिटरी में नहीं है तो फिर एफसीएम बेसिस पे लगेगा। बच्चों, वैसे तो जिन सेवाओं के लिए गवर्नमेंट ने बोल रखा है कि इन पे आरसीएम लगेगा, वहाँ रिसिपेंट की एब्सोल्यूट लाइबिलिटी है, मतलब ये चेंज नहीं हो सकती। सप्लायर और रिसिपेंट मिलकर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन एक अमेंडमेंट आया कि जो ऑथर होता है उसके पास ऑप्शन है कि अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर ले तो अपनी सेवाओं पर एब्सेक्ट एफसीएम बेसिस पे टैक्स दे सकता है। अगर वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेता है तो देन पब्लिशर इज नॉट लाइबल टू पे जीएसटी, द ऑथर इज लाइबल टू पे जीएसटी। इसके लिए ऑथर को फॉलोइंग काम करने पड़ेंगे। ऑथर को जीएसटी एक्ट में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, नंबर वन। फाइनेंशियल स्टार्ट होने से पहले जो भी उसके एरिया का कमिश्नर है उसको बताना पड़ेगा कि मैं मेरी सेवाओं पर फॉरवर्ड चार्ज पर बेसिस पे टैक्स देना चाहता हूँ और मैं इस लॉ के सारे प्रोविजंस को कंप्लाई करना चाहता हूँ। और अगर एक बार ऑप्शन एक्सरसाइज कर लिया तो 1 साल तक विड्रॉल नहीं हो सकता। और ऑथर फिर जो भी रिसिपेंट को इनवॉइस काटेगा उसमें मेंशन करेगा कि मेरी सेवाओं पे एफसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। ये ऑप्शन केवल ऑथर के पास है और किसी के पास नहीं है। साइलेंट मोड में हम ये मानेंगे कि ऑप्शन एक्सरसाइज नहीं किया है, और अगर क्वेश्चन बोल दे तो फिर आपको करना है। अच्छा, नेक्स्ट है सिक्योरिटी सर्विस। सिक्योरिटी सर्विस के बारे में लॉ में क्या लिखा हुआ है कि जैसे अगर आप किसी को सिक्योरिटी सर्विस देते हो तो देने वाला प्रोवाइडर और लेने वाला रिसिपेंट। अगर आपने सिक्योरिटी सर्विस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को दी है जो केवल सेक्शन 51 में रजिस्टर्ड है, केवल और केवल टीडीएस काटने के लिए, मतलब ऐसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट एजेंसी को आपने सेवाएं दी है जो जीएसटी में केवल और केवल टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है, या आपने किसी कंपोजिशन वाले को सिक्योरिटी सेवाएं दी है, तो उस केस में एफसीएम बेसिस पे ही टैक्स लगेगा। तो अगर आपने सिक्योरिटी सर्विस इन दोनों को दी है तो हमेशा एफसीएम बेसिस पे ही टैक्स लगेगा। अगर सिक्योरिटी सर्विस इन दोनों के अलावा किसी और को दी है, बट सिक्योरिटी देने वाला जो सिक्योरिटी सर्विस दे रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, बड़ा आदमी है, तो भी एफसीएम बेसिस पे ही टैक्स लगेगा। अगर सिक्योरिटी देने वाला बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और वो अनरजिस्टर्ड आदमी को सेवाएं दे रहा है तो भी एफसीएम बेसिस पे ही लगेगा। तो फिर आखिर आरसीएम लगेगा कब? आरसीएम लगेगा सिक्योरिटी देने वाला इन दो को सिक्योरिटी सर्विस नहीं दे रहा है, सिक्योरिटी देने वाला खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, और जिसको दे रहा है वो जीएसटी में रजिस्टर्ड है, जिसको दे रहा है वो जीएसटी में क्या है, रजिस्टर्ड है। उस केस में सिक्योरिटी देने वाले की सेवाओं पर क्या लगेगा,
आरसीएम बेसिस पर टैक्स लगेगा, आरसीएम बेसिस पर। ओके, मैंने जो आपको फाइल दी है क्वेश्चंस की, उसके अंदर मैंने काफ़ी घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछे हुए हैं, तो आप इसको जरूर देखना, बहुत सारे पॉइंट बन सकते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद स्पॉन्सरशिप सर्विस। स्पॉन्सर सर्विस के अंदर ध्यान रखना, जैसे मान लो एक एक पर्सन है जिसने मान लो एक सीरियल बनाया, तो सीरियल बनाने वाला क्या हो गया, मान लो सपोज करो ये एकता कपूर है जिसने एक सीरियल बनाया, और मान लो इधर है हीरो होंडा, ठीक है, हीरो होंडा है। अब ध्यान रखना, कई बार अपन देखते हैं दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय दिस हीरो होंडा। तो स्पॉन्सरशिप सर्विस का मतलब ये है कि आप किसी को एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, किसी के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रहे हो। तो इसका मतलब ये है कि एकता कपूर हीरो होंडा के प्रोडक्ट को एडवर्टाइज कर रही है, मतलब एडवर्टाइजिंग की सेवाएं दे रही है, ऐसे मानो आप। तो एकता कपूर तो क्या कहलाएगी, सर्विस प्रोवाइडर, और हीरो होंडा क्या कहलाएगा, सर्विस रिसीवर। तो ध्यान रखना, स्पॉन्सरशिप सर्विस का मतलब होता है कि आप किसी सामने वाले के ब्रांड को प्रमोट कर रहे हो। ओके, अब यहाँ पे अगर रिसिपेंट, जैसे यहाँ पे मेरे एग्जांपल में हीरो होंडा, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, अगर बॉडी कॉर्पोरेट है, ठीक है, या पार्टनरशिप फर्म है, बॉडी कॉर्पोरेट है, पार्टनरशिप फर्म है, और टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड, तब तो आरसीएम लगेगा। और अदर मान लो हीरो होंडा कोई बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप में नहीं है, तो एफसीएम लगेगा। बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप में बट नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में है, तब भी एफसीएम लगेगा। मतलब एकता कपूर इज लाइबल टू पे जीएसटी। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं, अगर आप किसी को स्पॉन्सरशिप सर्विस दोगे और रिसिपेंट अगर बॉडी कॉर्पोरेट एंड फर्म है एंड टैक्सेबल टेरिटरी में लोकेटेड है, तब तो आरसीएम लगेगा। अदरवाइज अगर दोनों में से एक भी बात मिस है तो एफसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। ओके, तो मैंने आज आपको कौन कौन सी नई सर्विस बता दी। सर आपने हमको सिक्योरिटी सर्विस बता दी, और ये ऑथर म्यूजिक कंपोजर की सेवाएं को बता दिया, और ये स्पॉन्सर सर्विस भी बता दिया। अब आ रहा है नेक्स्ट, अब आता है लीगल सर्विस और या आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल की सेवाएं। आपको पता है कि हमने जब शेड्यूल थर्ड पढ़ा था, तो शेड्यूल थर्ड के अंदर मैंने बताया था कि जो कोर्ट होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, या कोई भी ट्रिब्यूनल जो किसी लॉ में स्टैब्लिश है, उनकी सेवाओं पे तो जीएसटी लगता ही नहीं है। लेकिन जो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल होते हैं, मैंने आपको बताया था कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल क्या होते हैं वो, या कोई भी एडवोकेट, तो एक तो हो गया आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कोर्ट के बाहर एक कोर्ट। इंडिविजुअल एडवोकेट जिसमें सीनियर एडवोकेट शामिल नहीं है, इंडिविजुअल एडवोकेट जिसमें सीनियर एडवोकेट शामिल नहीं है। सीनियर एडवोकेट वो होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट वगैरह में केस लड़ सकते हैं, सीनियर एडवोकेट को मैंने बाहर निकाल दिया। और एक है फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स। तो चार लोग कौन कौन हो गए, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, कोर्ट के बाहर एक कोर्ट, इंडिविजुअल एडवोकेट जिसमें सीनियर एडवोकेट नहीं है, वकीलों की पार्टनरशिप फर्म, और एक सीनियर एडवोकेट, है ना। ये क्योंकि एग्जामिशन चैप्टर में भी इनका रेफरेंस आया है। अगर ये चारों, अगर ये चारों किसको सेवाएं देते हैं, अदर देन बिजनेस एंटिटी, अदर देन बिजनेस एंटिटी मतलब ऐसे लोग जो व्यापार नहीं कर रहे हैं, उनको सेवाएं दे रहे हैं, मतलब पर्सनल पर्पज के लिए सेवाएं दे रहे हैं, तो बच्चों जीएसटी लगेगा ही नहीं। अगर ये गवर्नमेंट वगैरह को सेवाएं दे रहे हैं, गवर्नमेंट या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को, तो भी जीएसटी लगेगा ही नहीं। अगर ये बिजनेस एंटिटी को सेवाएं दे रहे हैं, से एग्जांपल 24-25 में सेवाएं दे रहे हैं, और बिजनेस एंटिटी का टर्नओवर 23-24 में, जस्ट पहले वाले साल में टैक्सेबल लिमिट से कम है, दैट इज 10 लाख, 20 लाख या 40 लाख, तो भी नहीं लगेगा। तो कब कब नहीं लगेगा, अगर ये चारों लोग अदर देन बिजनेस एंटिटी को सेवा देते तो नो जीएसटी, गवर्नमेंट को देते हैं तो नो जीएसटी, अगर बिजनेस एंटिटी को देते हैं जिनका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल का टर्नओवर 10, 20, 40 एट द केस में से कम है तो नो जीएसटी, अगर टर्नओवर ज़्यादा है तो लगेगा, और फिर लगेगा तो आरसीएम बेसिस पे लगेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं, या तो लीगल सर्विस पे 3 केस में तो जीएसटी लगता ही नहीं, जैसा कि एग्जामिशन चैप्टर में बता रखा है, और लगेगा तो फिर आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। फर्दर, अगर एक इंडिविजुअल एडवोकेट जिसमें सीनियर शामिल नहीं है, फॉर्म ऑफ एडवोकेट्स को मतलब एक दूसरे को सेवाएं देते हैं, तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर इंडिविजुअल सीनियर को, या सीनियर इंडिविजुअल को, या फर्म ऑफ एडवोकेट सीनियर को, ये अगर एक दूसरे को देते हैं तो लगेगा, और लगेगा तो आरसीएम बेसिस पे लगेगा, आरसीएम बेसिस पे, मतलब रिसिपेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी। तो अपन ने क्लास में इनके काफ़ी क्वेश्चंस किए हैं, तो अच्छी तरह समझ लेना बच्चों, लीगल सर्विस और आर्बिट्रल सर्विस। ओके, नेक्स्ट आते हैं
है ना। एक है इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। देखो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के बारे में कहाँ कहाँ जिक्र हुआ था। एक तो सेक्शन 7(1)(b) में हुआ था, एक शेड्यूल 1 में हुआ था, और आज हम आरसीएम एफसीएम चैप्टर में भी पढ़ रहे हैं। जब इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के केस में अगर कंसिडरेशन होता है तो जीएसटी लगता है। कंसिडरेशन नहीं होता लेकिन रिलेटेड पर्सन से आया है, बिजनेस के लिए आया है, तो विदाउट क्वेश्चन भी जीएसटी लगता है। अगर या तो लगेगा ही नहीं और लगेगा तो इम्पोर्ट ऑफ सर्विस पे आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। क्या लगता है बच्चों? आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। ओके। उसके बाद अब हम बात करते हैं गवर्नमेंट की सर्विस। गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट एक तो होती है, गवर्नमेंट की कौन सी सेवाएं? 4 प्रकार की सेवाएं होती है, मतलब गवर्नमेंट किसी को सेवाएं दे रही है। एक तो जो गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट होता है, पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट की सेवाएं, ठीक है। एक होता है गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट का पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट सेवाएं दे रहा है। दूसरा, गवर्नमेंट वेसल और एयरक्राफ्ट को कोई सेवाएं दे रही है, या गवर्नमेंट ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सेवाएं दे रही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की सेवाएं दे रही है। और इसके अलावा गवर्नमेंट की अदर सर्विस, गवर्नमेंट की अदर सर्विस। बच्चों आरसीएम एससीएम चैप्टर को हमेशा एग्जामिशन चैप्टर के साथ पढ़ना चाहिए, एग्जामिशन चैप्टर के साथ, ठीक है। तो यहाँ तक की बात सबको क्लियर है। अब यहाँ पे है पोस्ट ऑफिस। क्या बोला मैंने? पोस्ट ऑफिस। जो पोस्ट ऑफिस की जो सेवाएं होती है, आपको पता है एग्जामिशन चैप्टर में एक 10 ग्राम वाली बात आती है, उसको अभी छोड़ दो। पोस्ट ऑफिस की सेवाओं पे जीएसटी लगता है, और लगेगा तो एफसीएम बेसिस पे लगेगा, मतलब पोस्ट ऑफिस इज लाइबल टू पे जीएसटी। अगर गवर्नमेंट कोई वेसल या एयरक्राफ्ट को सेवाएं दे रहा है तो जीएसटी लगेगा और एफसीएम बेसिस पे लगेगा। गवर्नमेंट की ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर और ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स की जो सेवाएं हैं, अगर एग्जामिशन चैप्टर में एग्जाम्ड नहीं है तो एफसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो गवर्नमेंट की जो जो 3 सेवाएं होती है, इस पे तो एफसीएम बेसिस पे टैक्स लगता है। अब गवर्नमेंट की जो अदर सेवाएं, अदर मतलब कोई सी भी, जो काम हम कर सकते हैं वो काम गवर्नमेंट भी कर सकती है। अगर गवर्नमेंट की सेवाएं किसको दी जा रही है? अदर देन बिजनेस एंटिटी को, तो बच्चों नो जीएसटी। अगर बिजनेस एंटिटी को दी जा रही है जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 10, 20 या 40 से कम है तो नो जीएसटी। अगर 10, 20 और 40 से क्या है, ज़्यादा है, तो बताओ उस केस में क्या लगेगा? जीएसटी। उस केस में 10, 20, 40 से ज़्यादा है तो देखो वापस सुन लो, गवर्नमेंट की जो ये 3 सेवाएं होती है इन पे तो लगेगा, और यहाँ कोई टर्नओवर का चक्कर नहीं है, एफसीएम बेसिस पे लगेगा। जो गवर्नमेंट की अदर सेवाएं होती है, अगर अदर देन बिजनेस एंटिटी को दी जाती है तो नहीं लगेगा। बिजनेस एंटिटी जिसका टर्नओवर 10, 20, 40 से कम है तो भी नहीं लगेगा, और अगर 10, 20, 40 से ज़्यादा है तो यहाँ पे दो बात, पूरे साल में सर्विस की वैल्यू 5,000 से कम है तो भी नहीं लगेगा, और अगर 5,000 से ज़्यादा है तो लगेगा, और लगेगा तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो या तो बस गवर्नमेंट की ये 3 सेवाओं पे तो हमेशा एफसीएम बेसिस पे लगेगा, अदर सेवाओं पे बिजनेस अदर देन बिजनेस एंटिटी को तो नहीं लगेगा, बिजनेस एंटिटी को देंगे इसका टर्नओवर कम है तो नहीं लगेगा, ज़्यादा है बट सर्विस की वैल्यू 5 से कम है तो भी लगेगा, बट ज़्यादा तो लगेगा और आरसीएम बेसिस पे लगेगा। हाउएवर अगर गवर्नमेंट रेंटिंग ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी किराए पे देती है, रेंटिंग ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी किराए पे देती है, और उस केस के अंदर आपको वैल्यू वैल्यू कुछ नहीं देखनी है। अगर अनरजिस्टर्ड को दिया है तो जीएसटी नहीं लगेगा, और अगर रजिस्टर्ड को दिया है, सॉरी जी अनरजिस्टर्ड को दिया है तो एफसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, मतलब गवर्नमेंट इज लाइबल टू पे जीएसटी। और अगर रजिस्टर्ड को दिया है तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, आरसीएम बेसिस पर। ओके। तो क्या बताया मैंने? गवर्नमेंट की अदर सर्विस में से रेंटिंग ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी को एक बार हटा दो, बाकी को लिए तो ये नियम है। पर अगर गवर्नमेंट ने रेंटिंग ऑफ इमूवल प्रॉपर्टी किराए पे दी है अनरजिस्टर्ड को तो एफसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा, और अगर रजिस्टर्ड को दी है तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। ये हो गया मेरी गवर्नमेंट सर्विस। उसके बाद अब आता है जीटीए सर्विस। कौन सा बच्चों? जीटीए सर्विस, है ना, जीटीए सर्विस। अब जीटीए सर्विस के अंदर ये सारे क्वेश्चन अपने क्लास में डिस्कस किए थे। अब जीटीए सर्विस के बारे में बच्चों क्या नियम है? वो ये नियम है कि जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी की सेवाएं। तो पहले तो ये तीनों चीजें जो हमने अभी पढ़ी, पोस्ट ऑफिस मतलब सॉरी गवर्नमेंट की सेवाएं, लीगल सर्विस और ये वाला जीटीए, ये एक तो एग्जामिशन चैप्टर के साथ पढ़ा जाता है क्योंकि वहाँ पे कुछ एग्जामिशन भी दी गई है। अगर जीटीए
नॉन नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा ले रहा है, नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा मतलब जीटीए से ये नोटिफाइड गुड्स जा रहे हैं, नोटिफाइड गुड्स जा रहे हैं, तो उन भाड़े पे तो नो जीएसटी। तो अगर एग्जाम में कभी भी जीटीए का क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले देखो कि जीटीए नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा ले रहा है तो जीएसटी लगेगा ही नहीं, ठीक है। तो नोटिफाइड गुड्स के भाड़े पे नो जीएसटी। अब बात कर रहे हैं अदर देन नोटिफाइड गुड्स। अगर अदर देन नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा गवर्नमेंट से लिया जा रहा है, मतलब गवर्नमेंट से लिया जा रहा है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, जो केवल जीएसटी में सेक्शन 51 में केवल टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है, केवल जीएसटी में टीडीएस काटने के लिए रजिस्टर्ड है, तो अगर इनसे भाड़ा लिया जाए तो नो जीएसटी। इसी तरह से आप ऐसे लोगों से भाड़ा ले रहे हो जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जीटीए ऐसे लोगों से भाड़ा ले रहा है जो ना तो जीएसटी लॉ में रजिस्टर्ड है, ना किसी फैक्ट्री लॉ में रजिस्टर्ड है, ना किसी सोसाइटी में है, ना कॉर्पोरेट सोसाइटी, ना बॉडी कॉर्पोरेट फर्म, कुछ भी नहीं है, मतलब कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है। हम ये कर सकते हैं अनऑर्गेनाइज, तो बताइए उस केस में भी जीएसटी नहीं लगेगा। तो जीटीए की सेवाओं पर 3 केस में जीएसटी नहीं लगता। नोटिफाइड गुड्स के भाड़े में तो किसी भी केस में नहीं लगेगा। जो अदर देन नोटिफाइड गुड्स का भाड़ा है वहाँ 2 केस हो गए, गवर्नमेंट को दे रहे हो या ऐसे लोगों को दे रहे हो जो किसी भी लॉ में रजिस्टर्ड नहीं है तो भी जीएसटी नहीं लगेगा। अगर इनके अलावा किसी को दे रहे हो तो बताओ जीएसटी लगेगा। क्या लगेगा? जीएसटी। अब लगेगा तो एक नियम है, जीटीए जीटीए मान लो सेवाएं देने के लिए कुछ सेवाएं लेता है, तो अगर जीटीए को आईटीसी चाहिए, जीटीए को क्या चाहिए? आईटीसी, तो उस केस में है ना 12% की रेट से जीएसटी लगेगा और फॉरवर्ड चार्ज बेसिस पे लगेगा 12%। मतलब जीटीए इज लाइबल टू पे, जीटीए को अगर आईटीसी चाहिए तो एफसीएम लगेगा और 12% की रेट से लगेगा, और अगर जीटीए को आईटीसी नहीं चाहिए तो आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा और 5% की रेट से टैक्स लगेगा। आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा और 5% की रेट से टैक्स लगेगा। यहाँ पे एक अमेंडमेंट है कि जीटीए चाहे तो यहाँ पे भी ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है इस वाले केस में, और वहाँ पे फिर एफसीएम बेसिस पे लगेगा, बट उस केस में अगर 5% की रेट चाहिए तो आईटीसी नहीं मिलेगी, 5% की रेट चाहिए तो आईटीसी नहीं मिलेगी। तो मैं वापस बोल देता हूँ, अगर जीटीए को आईटीसी चाहिए तो 12% की रेट से लगेगा और एफसीएम बेसिस पे लगेगा। आईटीसी नहीं चाहिए तो जीटीए को अपने प्रोडक्ट की आईटीसी नहीं चाहिए तो 5% लगेगा और आरसीएम लगेगा। हाउएवर इस वाले केस में जीटीए चाहे तो ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकता है और बोल सकता है कि आई विल पे जीएसटी, मैं आईटीसी नहीं लूंगा, उस केस में रेट 5% ही लगेगी। उसके बाद लास्ट आता है रेंट ए मोटर व्हीकल। रेंट ए मोटर व्हीकल, रेंट ए मोटर व्हीकल। अब रेंट ए मोटर व्हीकल के मतलब ये है कि आपने किसी को क्या मोटर व्हीकल रेंट पे दी, जैसे अपन शादी वादी में गाड़ियां वगैरह किराए पे लेते हैं ना, तो अगर उस केस में सबसे पहले नियम है, अगर आप किसी को मोटर व्हीकल रेंट पे देते हो तो अगर आपको आईटीसी चाहिए तो एफसीएम लगेगा और रेट लगेगी 12%। मतलब मोटर व्हीकल वाला ही जीएसटी पे करने के लिए क्या होगा? लाइबल। आईटीसी नहीं चाहिए, आईटीसी नहीं चाहिए, मोटर व्हीकल वाला, मोटर व्हीकल वाला बॉडी कॉर्पोरेट है और वो किसको सेवाएं दे रहा है? आ, वो किसको सेवाएं दे रहा है? मोटर व्हीकल वाला बॉडी कॉर्पोरेट है और वो किसको सेवाएं दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट को ही सेवाएं दे रहा है या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को सेवा दे रहा है। तो मोटर व्हीकल वाला अगर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, खुद बॉडी कॉर्पोरेट, तो उस केस में एफसीएम ही लगेगा, एफसीएम ही लगेगा, मतलब मोटर व्हीकल वाला ही पे करेगा, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वाला ही पे करेगा। वापस सुन लो, अगर आप किसी को मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहे हो, अगर मोटर व्हीकल वाले को आईटीसी चाहिए तो एफसीएम लगेगा, रेट 12% लगेगी, ये क्लियर है। आईटीसी नहीं चाहिए और मोटर व्हीकल वाला खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, रेंट जो मोटर व्हीकल रेंट पे दे रहा है वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, तो उस केस में चाहे किसी को भी वो दे एफसीएम ही लगेगा, बट क्योंकि आईटीसी नहीं चाहिए तो रेट 5% लगेगी। अब मान लो मोटर व्हीकल वाला नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, नॉट बॉडी कॉर्पोरेट, और वो किसको सेवाएं दे रहा है? बॉडी कॉर्पोरेट को या अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को। अगर मोटर व्हीकल वाला खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और वो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट को सेवाएं दे रहा है, मतलब डिसिपेंड भी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, तब भी एफसीएम लगेगा, तब भी एफसीएम लगेगा। तो फिर आरसीएम कब लगेगा? जब मोटर व्हीकल वाले को आईटीसी नहीं चाहिए, वो खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है और जिसको दे रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा। तो बताइए 100 बातों की एक बात, कब लगेगा?
मोटर व्हीकल वाले को आईटीसी नहीं चाहिए, नंबर 1, खुद बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, नंबर 2, जिसको दे रहा है वो बॉडी कॉर्पोरेट है, उस केस में आरसीएम बेसिस पे टैक्स लगेगा और रेट 5 लगेगी। जब रेट 5% लगेगी तो आईटीसी नहीं मिलती। लेकिन यहाँ पे एक नियम है, अगर मोटर व्हीकल वाला सिमिलर सर्विस लेता है, मतलब मोटर व्हीकल किराए पे देने के लिए पीछे से कोई मोटर व्हीकल किराए पे लेता है, उस पार्ट की आईटीसी मिल जाएगी, भले ही रेट 5% हो। इस तरह से बच्चों मैंने आपको आरसीएम एफसीएम वाले सारे प्रोविजंस बता दिए हैं जो आपके इंटर लेवल पे एप्लीकेबल है, सारे मैंने आपको बता दिए हैं। और एक फाइल मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, उस फाइल के आप क्वेश्चन कीजिए और वो क्वेश्चंस अपन सारे डिस्कस करेंगे, नंबर 1। उसके बाद अभी अपन ने क्या क्या पढ़ लिया, गुड्स और सर्विस होना चाहिए, सप्लाई होनी चाहिए, सप्लाई टैक्सेबल टेरिटरी में होनी चाहिए, पर्सन टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, और वो प्रोडक्ट नॉट एग्जेम्प्ट, वो आपका प्रोडक्ट एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए। ये 5 प्रोविजंस आपके होते हैं। तो अपन ने ये वाला पढ़ लिया, ये वाला पढ़ लिया। अब अगर पांचों कंडीशन पूरी कर लेते हो तो आपको जीएसटी में क्या करवाना होता है, रजिस्ट्रेशन। और यहाँ से फिर थ्योरी स्टार्ट हो जाती है। अब हाउ टू डिस्चार्ज योर लाइबिलिटी, एक होती है नॉर्मल स्कीम और एक होती है कंपोजिशन स्कीम, ठीक है। और नॉर्मल स्कीम में हम सेल का जो टैक्स होता है वो सरकार को देना होता है, परचेज के टैक्स की आईटीसी लेके सरकार को जमा कराते हैं। कंपोजिशन स्कीम में जो भी हमारे क्वार्टर में जो सेल होती है उसका एक नोटिफाइड परसेंटेज सरकार को पे करते हैं। तो लगेगा नहीं लगेगा, कितना लगेगा और कौन पे करेगा, एफसीएम, आरसीएम और इको, ये पॉइंट मैंने आपको बता दिया। अब कब पे करेगा, इसका नाम है टाइम ऑफ सप्लाई। क्या नाम है बच्चों, टाइम ऑफ सप्लाई। तो आपको आरसीएम एफसीएम के क्वेश्चंस करने हैं। उसके बाद आपको पढ़ाई स्टार्ट करनी है टैक्सेबल पर्सन। कहाँ से स्टार्ट करनी है, टैक्सेबल पर्सन से आपको स्टार्ट करनी है, ठीक है। नॉट एग्जेम्प्ट, अब कौन कौन सी सर्विसेज क्या होती है, एग्जेम्प्ट होती है। तो एक आपको मैं एक प्री फाइल, कुछ बच्चे हैं इनको एक प्री फाइल में भेज दूंगा, उसकी वो नोटिंग कर लेना कौन कौन सी सेवाएं आपकी एग्जेम्प्ट होती है, तो मेरे लिए आपको समझाना ईजी रहेगा। तो आपको मैंने कहा था कि अब अपन एक एक एग्जाम्शन पढ़ेंगे। तो एक अभी मैं क्लास के बाद आपको एक फाइल भेजूंगा, उसके अंदर आपको या तो आप उसकी कॉपी निकलवा लेना और मेरे साथ साथ उस एग्जाम्शन को आप करते जाना कि कौन कौन सी क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है, एग्जाम्प्ट होती है। तो अभी तक अपन ने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए, गुड्स, सप्लाई, एफसीएम, आरसीएम, और कल इसके क्वेश्चंस करेंगे। और एक टैक्सेबल पर्सन को हम कवर करेंगे। टैक्सेबल पर्सन ऐसा होता है जो बार बार आता है। टैक्सेबल पर्सन के बाद अपन वैल्यूशन को कवर करेंगे, फिर कंपोजिशन स्कीम को कवर करेंगे, फिर आईटीसी को कवर करेंगे और टाइम ऑफ सप्लाई को कवर करेंगे। इससे जीएसटी का प्रैक्टिकल खत्म हो जाता है। और यहाँ फिर आती है थ्योरी, रजिस्ट्रेशन करवाना मत भूल जाना, इनवॉइस काटना मत भूल जाना, पेमेंट करना मत भूल जाना और रिटर्न भरना मत भूल जाना, ठीक है। तो आरसीएम एफसीएम आप इसको यहाँ पे कवर कर लेना। तो अभी मैं पहली फाइल तो आपको भेज रहा हूँ, आरसीएम एफसीएम वाली भेज रहा हूँ, और उसके बाद एग्जाम्शन के मैं आपको एक पूरी फाइल भेज रहा हूँ, आप इसकी कॉपी निकलवा लेना या आप नोटिंग कर लेना और आपकी एग्जाम्शन यहाँ पे चलेगी। ओके, थैंक यू। सर हाँ सर लीगल सर्विसेज में आपने एक टेबल बनवा